पॉपुलेशन में जीन माइग्रेशन नहीं हो, जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो, and mating should be random. What is random mating? Random is non-selective. Non-selective mating. क्योंकि अगर आपने सिलेक्टिव मीटिंग कर दी, तो फिर तो वेरिएशंस आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना, और अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये सारी कंडीशंस नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन की। अगर ये पॉपुलेशन इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मतलब अगर पॉपुलेशन लार्ज है, उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें ड्रिफ्ट नहीं होता, उसमें नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं होता, उसमें कोई सिलेक्टिव मीटिंग नहीं होती है, रैंडम मीटिंग होती है, किसी की मीटिंग किसी के भी साथ होती है, तो फिर अलील की फ्रीक्वेंसी मोर और लेस कांस्टेंट ही रहती है। पर इसलिए हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल वो पॉपुलेशन फॉलो करती है। तो ये कंडीशंस पे फोकस कर रही है हमारी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो आज इसको फिर थोड़ा सा ऐसे बताया मैंने कि वो है ना, फिर मैं बता रहा था कि सीधी सी बात है, अगर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करना है, यानी कि अगर एवोल्यूशन करना है, तो उसमें यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, फिर माइग्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर हार्डी-वीनबर्ग फॉलो नहीं होगा उसमें फिर ड्रिफ्ट भी रिस्पॉन्सिबल होगा, म्यूटेशन आपको बताया, रिकॉम्बिनेशन, एक्विजिशन, ये सारे फैक्टर्स आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि दीज फैक्टर्स अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग। मैंने माइग्रेशन डिस्कस कर लिया था, मैं ड्रिफ्ट पे आ चुका था, आई वॉज ऑन द ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट में मैं एग्जाम्पल दे रहा था, तो मैं बस एक ब्रीफली बता देता हूँ इन केस अगर मिस हुआ हो, कि ड्रिफ्ट का मतलब होता है लॉस ऑफ अलील्स, है ना, और ये जो लॉस ऑफ अलील्स है, इट इज नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, इट इज एक्चुअली बाय अ चांस फैक्टर, a chance factor like epidemic, flood, hunting. This results in the loss of alleles from the population and migration also. लेकिन माइग्रेशन ऐसे नहीं कि एक पॉपुलेशन से आप दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे हैं, माइग्रेशन ऐसे कि when you leave the population then you never return back. When some of the migrants they leave their homes और किसी ऐसी जगह गए वहां पे उनकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पे उन्होंने अपना एक नया घर बनाया, अपना एक नया आशियाना बनाया, एक नई पॉपुलेशन वहां पे डेवलप करी, तो अपने साथ जो अलील्स वो ले गए, उन अलील्स को उन्होंने एक डिफरेंट एलिक फ्रीक्वेंसी से नई पॉपुलेशन में जिन्होंने वो खुद जिसको उसने खुद क्रिएट करी, उस पॉपुलेशन में उसको फिक्स किया, न्यू सेटलमेंट। ध्यान रखना, माइग्रेशन कैसे करोगे, माइग्रेशन फ्रॉम
a place from a home. Some people, some individuals will leave their homes and they migrate to a new settlement. Okay. Migrate to a new settlement and create their own population there at the new settlement and fix a different allelic frequency at that new settlement. इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। जब आप माइग्रेट करते हो एक पॉपुलेशन से और ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे आप अपनी एक न्यू पॉपुलेशन क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग फाउंडर इफेक्ट। And the individuals which are migrating to the new settlement, they are the founders of the new population at the new settlement with a different allelic frequency, and that may result in speciation, formation of new species. And that's what happened in Darwin's finches. चिड़िया ने अपना घर छोड़ा साउथ अमेरिका, गैलापेगस पे आई। तब गैलापेगस पास में हुआ करते थे साउथ अमेरिका के। हल्के हल्के ड्रिफ्ट के द्वारा गैलापेगस शिफ्ट हो गया, चिड़िया भी दूर हो गई अपने घर से। खैर, आइलैंड के ऊपर फूड की स्केर्सिटी हो गई, सीड वीड खत्म हो गए होंगे, तो फिर उसने स्विच ओवर किया किसी और फूड के ऊपर। आई मीन दे एट वुड, insects, and ultimately that resulted in the change in their beak pattern, and definitely that resulted in new species। और आज हमारे पास 26 species हैं डार्विन्स फिंचेस की on the Galapagos Islands। आज तारीख भी 26 और स्पीशीज भी 26, स्पेशल 26, ठीक है ना? तो याद रखें। तो बस इतना, ये एक फैक्ट है, ऐसे पूछा कभी नहीं यार कितनी स्पीशीज हैं, वो तो मैं ऐसी फैक्ट बोल देता हूँ। बट द पॉइंट इज दिस कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है, दैट इज, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इट इज फाउंडर्स इफेक्ट। अच्छा, एक टर्म मैं यहाँ पे और तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ आज, हालांकि मैं इसको नोट्स में लिखूंगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, तुम चाहो तो अपना भी नोट ही कर ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। हमारे पास एक्चुअली 3 टर्म्स आते हैं, एक माइक्रो एवोल्यूशन, एक मैक्रो एवोल्यूशन, एक मेगा एवोल्यूशन। देयर आर 3 टर्म्स। तो जब हम लोग मैक्रो बोलते हैं, जो मैंने टर्म अभी तुम्हारे सामने लिखा है, जो टर्म मैंने मेंशन किया अभी आपके चैट में, मैक्रो एवोल्यूशन, तो मैक्रो एवोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज और जेनरा, मैक्सिमम जेनरा और स्पीशीज का यहाँ पे एवोल्यूशन जो होता है उसको आप मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना? अब स्पीशीज से, तो अब डार्विन फिंचेस में तो नई स्पीशीज बनी थी ना, तो डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन। So Darwin's finches will become the example of macro evolution। तो macro evolution में evolution of species और genera, ये चीज होती है, ठीक है? अब इसके आगे पीछे तुम समझ जाना। अब अगर genera से ऊपर जाओगे, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, फर्दर जो तुम पढ़ते हो क्लासेस, देन सब फाइलम एंड फाइलम, तो वो सब जो आएगा दैट विल बी इन द मेगा एवोल्यूशन, वो मेगा में आता है, ठीक है? और स्पीशीज से अगर नीचे आते हो, अगर स्पीशीज से नीचे आते हो, नीचे मतलब सब स्पीशीज पे आते हो, है ना? तो फिर उसको बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। तो माइक्रो माने छोटा, और माइक्रो के लिए तुम्हारा सब स्पीशीज हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन लेवल पे जो एवोल्यूशन होगा वो माइक्रो होता है। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक टर्म बस एक ही पढ़ा रहा हूँ, और बाकी मैं कंफ्यूज ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक ही टर्म पढ़ा रहा हूँ अभी, मैक्रो एवोल्यूशन। इसमें एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज और जेनरा होता है, और इसमें डार्विन फिंचेस का एग्जांपल है। तो डार्विन फिंचेस का एग्जांपल एक मैक्रो एवोल्यूशन, एक फाउंडर इफेक्ट यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, और एक तुम पढ़ चुके हो पहले अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है? तो 3 जगह तो आगे एग्जांपल, एक अभी आगे और पढ़ाऊंगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। 4 जगह नाम पढ़ाता हूँ।
अब डार्विन ज्योग्राफिकल में आएगा तो फिर आगे जाकर के एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में भी आ जाएगा, तो फिर वो 5 जगह इसका, और फिर उसके आगे आएगा तो एक मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन है उसमें भी आ जाएगा, तो ऐसे करके 5-6 जगह इसका नाम आता है डार्विन फिंचेस का। काफी उम्दा और बेहतर एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। फिलहाल बॉटल नेक इफेक्ट जो है, बॉटल नेक इफेक्ट मैंने बताया था कि इसमें हंटिंग हो जाती है, तो इसमें तो आपने माइग्रेट नहीं कराना है पॉपुलेशन को, इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर हंटिंग डाउन, you are killing the animals, and ultimately that is making the alleles lost from the gene pool. This is by hunting. इसको बॉटल नेक क्यों बोलते हैं, कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटल नेक, तो पल एनी आइडिया? But just if you can predict, ऐसी तो तुक्का मारो कोई। तुक्का भी नहीं मार पा रहे हो? well एक्चुअली कुछ बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए हैं, लाइक अभिषेक कुमार, he told me सर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है जो पास्टर ने किया था। तुषार अग्रवाल says decreasing size as the neck of bottle. Sanya Soni said they put hunted animal neck in bottle. अच्छा, तो नहीं हंटेड एनिमल तो नहीं। आई मस्ट टेल यू कि एक्चुअली क्या होता है, इन द नेक इज नैरो, डेफिनेटली बॉटल की जो नेक होती है वो नैरो होती है, I mean not as much as the diameter of the bottle, isn't it? The neck is narrow. Why it is narrow? Because you want the, when the fluid moves out from it, it should not come with full force, it should come slowly, isn't it? Maybe this could be the cause, है ना, यही होना चाहिए, because physics तो यही बोलती है। तो हल्के से आए मतलब, ठीक है, और तो मतलब उसके लिए फिर डिपेंड करता है कि आगे तुम्हारा जो पोर साइज है वो भी थोड़ा नैरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ऑयल की बोतल है, अगर ऑयल की बोतल का वो आगे वाला डायमीटर में आ जाएगा तो बालों में थोड़ा सा लगाना होता है, कम लगाना होता है, तो आगे से उसका थोड़ा सा उसको स्क्वीज आउट करने के लिए वो थोड़ा सा पिंच, थोड़ा सा स्मॉल एपर्चर देते हैं उसको। चलो खैर, वी आर नॉट डिस्कसिंग फिजिक्स, बट हाँ ये बात बता देता हूँ कि जितना पोर साइज आगे बड़ा कर देंगे तो जल्दी तेल खत्म होगा, तो इसलिए ये जो कंपनीज होती हैं ये बहुत फायदा उठाती हैं, जब पोर साइज बड़ा कर देती हैं आगे वाला तेल जल्दी खत्म होगा तो इंसान जल्दी खरीदेगा। तो ऐसी बोतल खरीदनी चाहिए जिसमें आगे पोर साइज कम हो, ताकि हल्के हल्के खत्म हो तेल, और जितना यूज करना है इंसान वही यूज करे, लेकिन तो कंपनीज बड़ी चला के वो फिजिक्स लगाती हैं। फिलहाल पॉइंट क्या है कि नेक जो है वो नैरो है, तो नेक इज नैरो, तो इसका मतलब कि अ चांस फैक्टर इज बीइंग प्रोवाइडेड, दिस मच इज द पॉपुलेशन एंड यू गिविंग ओनली दिस मच स्पेस टू मूव, I mean this much is the population and you're giving only this much gate to move out, है कि नहीं। तो बॉटल तो इतनी, लेकिन आगे से नैरो नेक है उसका, वो ये बता रहा है कि ठीक है यार, जो इस नैरो नेक में से निकल पाया वो निकल पाया, बाकी सब बॉटल में रह जाएगा, है कि नहीं। मतलब जो बच गए इसका मतलब वो नैरो नेक से निकला, जो एनिमल बच गए, और जो बेचारे पीछे रह गए वो मर गए सारे के सारे। तो नेक एक्चुअली क्या है, नेक इज अ चांस फैक्टर, एनी एपिडेमिक, any flood, any hunting, that is representing the neck,
उस नेक में से जो गुजर के आ गया, पास होके आ गया, वो बेचारा वो बच गया है, और जो नहीं आ पाया वो मर गया। ठीक है ना? तो बस यही था नेक का सिग्निफिकेंस, जो बॉटल की नेक का सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर नेक तो सारा फ्लूइड निकल सकता है, आप बोतल को उल्टा कर दीजिए और फिर जरा रुकिए थोड़ी देर, फिर देखिए क्या होगा, सारा का सारा आ जाएगा बाहर। ये क्या बात हुई बॉटल नेक? तो देखो हमने ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे बैच में बच्चे नहीं पूछते कि तुम्हारा योर बैच इज अ सेंसिबल बैच, यू डोंट स्पीक टू मच, बट अदर बैचेस दे यूज्ड टू कीप ऑन। तो ठीक है यार, वो पूछ लेते हैं। तो क्या पूछते हैं वो जो भी है, तो वो बता देता हूँ मैं तुम्हें कि एक ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास, तो उसमें ये होता है कि भाई मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, ये चांस फैक्टर देना पल है ना, पल ये चांस फैक्टर देना है, ऐसा नहीं कि एक बार में सारी बोतल खत्म कर देंगी, हल्के हल्के खत्म होगी, है ना। तो यानी कि आपने चांस फैक्टर देना है, मतलब कि अगर आपने बॉटल को लेना है तो आपने फिर उसको बस ऐसे एक बार किया और फिर सीधा। इट इज नॉट लाइक कि आपने उसको ऐसे किया तो फिर वो जो है सारा का सारा मटेरियल बाहर निकल आएगा। It's not like that. You have to give a chance factor, and what chance factor says, you just invert the bottle and then instantly you make it straight. ठीक है ना? तो हमेशा उल्टा मत करके रखो करना, तो वो चांस फैक्टर देना, बस एक बार इन्वर्ट करना और फिर सीधा करना। दिस इज द चांस फैक्टर गिवन टू द पॉपुलेशन। बॉटलनेक के एग्जाम्पल, चीता का पॉपुलेशन क्या है, चीता बेचारे मर गए इंडिया के अंदर बिकॉज आपने उनकी हंटिंग कर दी, सारे चीता मार दिए, और जो चीता बचे उनके पास जो अलील्स थे वो इतने बेहतर नहीं थे कि वो एक डिजीज रेजिस्टेंट चीता का जन्म हो पाता, तो वो हल्के हल्के इंडिया से चीता जो है विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। और आज चीता अफ्रीका में तो खैर मिलते हैं, बट इंडिया में फिर जैसे मैंने पढ़ा है कि जीन माइग्रेशन, फिर उसके बाद आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के ना यहाँ पे यहाँ पे एक नाम और है सीवल राइट, एक नाम और सीवल राइट, याद रखें मेंशन था ना यहाँ पे, सीवल राइट इफेक्ट। नॉन डायरेक्शनल के तो मैंने बताया था तुम लोगों को, वो जो एलिफेंट वाला एग्जांपल था, तो तुम लोग क्लास 10 में पढ़ते हो बीटल्स का, कि एलिफेंट वो वॉकिंग ऑन दी, वॉकिंग मतलब तो उसके पैर के नीचे बीटल्स आ गए थे, ब्लू और रेड, तो जिसको मरना था वो मर गया। नॉन डायरेक्शनल है ना, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चांस फैक्टर है, जिसकी लिखी थी वो मर गया और जो बचना था वो बच गया। तो इट्स अ नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉट डायरेक्शनल कि मुझे ब्लू बीटल को फेवर करना था या मुझे रेड बीटल को फेवर करना था। नो, नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन, इट इज अ चांस फैक्टर। म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं कि म्यूटेशंस आर रैंडम, इंडिस्क्रिमिनेट। हाँ, तो रैंडम का मतलब म्यूटेशन का यही है कि वही डायरेक्शन लेस है ये भी, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट डायरेक्शन लेस है, वैसे ही म्यूटेशंस भी डायरेक्शन लेस है, दे आर इनडिस्क्रिमिनेट, दे आर रैंडम, है ना। कभी भी किसी भी कैरेक्टर में किसी भी समय हो सकते हैं। म्यूटेशंस हेरिटेबल हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। Kushagra, you once asked what is the meaning of random. I hope you remember. You asked what is the meaning of mutation or random. So I told you वैसे कि mutation random का मतलब है कि directionless, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में म्यूटेशन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन का मतलब है किसी भी कैरेक्टर में, either it can make it as recessive, either it can make it as dominant, either it can make the character as lethal also. The person, the individual can die also, है ना। तो कोई कुछ भी हो सकता है। We never know कि म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होगा।
हाँ, जनरली नेचर में देखा गया है कि म्यूटेशंस आर रिसेसिव, जनरल डोमिनेंट भी होते हैं, नो डाउट, बट जनरली देखा गया कि वो रिसेसिव है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव गॉट अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, एंड दिस इज लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। दिस experiment explains mutations. How? This is a plate of agar having all the nutrient medium for the multiplication of bacteria. Bacterial colonies इस plate के ऊपर multiply कर रही हैं. This is the bacterial colony. This is bacterial colony. This is bacterial colony. ये suppose ये 4 हमने show कर दी. Suppose ये 4 हैं. तो ये 4 की 4 bacterial colonies जो हैं, suppose इस प्लेट के ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हैं लैब के अंदर. आर्टिफिशियल मीडिया है ये. इट इज आर्टिफिशियल मीडिया कंटेनिंग ऑल द विटामिन्स, सॉल्ट्स, all the required things for the multiplication of bacteria is present in this plate. It's a complete medium, है ना. ऐसे नहीं कि इसमें कोई कमी हो बैक्टीरिया के लिए. बैक्टीरिया बहुत फलेगा, फूलेगा, आराम से ग्रो करेगा इसके अंदर. कोई इसमें हमने कमी नहीं छोड़ी है. बैक्टीरिया को पर्याप्त मात्रा में हर चीज दी है हमने. ठीक है. So bacteria are multiplying in this complete medium, and this plate is called a master plate. It's called a master plate. It was being called by Lederberg, the two people, Lederberg and Lederberg, two persons. अब क्या हुआ कि एक हमारे पास एट द सेम टाइम एक वुडन ब्लॉक है. इस वुडन ब्लॉक के ऊपर वेलवेट चिपका हुआ. वेलवेट यूज कर लिया और टाई कर लिया हमने इस वुडन ब्लॉक के ऊपर, और हमने इस प्लेट को आप इस ब्लॉक के ऊपर प्रेस किया. प्लेट, मान लो ये ब्लॉक है, ये प्लेट, इस प्लेट को उठा करके ऐसे ऐसे प्रेस किया, एंड देन we took the plate and pressed it on the wooden block and then removed. What do we see? Ki on this wooden block you will find all the bacteria adhered. All the bacteria मतलब from all the colonies the bacteria will adhere to the velvet. All का मतलब ये नहीं कि प्लेट के सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए. No. I do not mean that. I meant bacteria from all the colonies will, some bacteria from all the colonies will adhere to the velvet. Okay. Now I have all the colonies, bacterial colonies on my velvet. Okay. Then I will press this block onto other plates, whether to see कि these bacterial colonies could replicate on other plates also. तो मैंने क्या किया, ये जो वुडन ब्लॉक था, जब प्लेट मैंने इसके ऊपर प्रेस करी और हटाई, तो बैक्टीरिया जो मैं देख रहा हूँ वो आ गए इस वेलवेट के ऊपर. और फिर मैंने इस ब्लॉक को क्या किया, आई प्रेस्ड इट ऑन दी अदर प्लेट्स विद द मीडियम, कंप्लीट मीडियम. उस अदर प्लेट्स में भी अच्छा मीडियम है, तो और मैंने देखा कि वहां भी ये कॉलोनीज रेप्लिकेट कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं. मैंने उनको नाम दिया रेप्लिका प्लेट्स. आई कॉल्ड देम रेप्लिका. Why replica? Because replica is copy, a copy of master plate. A copy of master plate. I prepared several copies. I mean, they prepared several copies of this master plate by a simple method that they used to press this wooden block onto other plates, and the bacteria was able to transfer itself on the plate and multiplied with same energy. And definitely the other plates also showed the same bacterial colonies as that of master plate.
दूसरी प्लेट्स के ऊपर भी सेम कॉलोनीज आई जैसे कि मास्टर प्लेट के ऊपर आ रही है, तो मैंने उन जो दूसरी प्लेट्स है उनको क्या बोला, रेप्लिका प्लेट्स, बिकॉज दे वर कॉपीज ऑफ द मास्टर. So we observed this thing. Finally, what we did, finally after observing that these replica plates are being formed, finally we pressed this wooden block onto a plate containing antibiotic like penicillin or streptomycin suppose. जैसे कि अब इन्होंने रेप्लिका प्लेट नहीं शो करी डायग्राम. Replica plate has not been shown. Maybe, I don't know, maybe due to convenience they have not shown. But what happened ki after making replica plates, this velvet, this wooden block was pressed against the plate which was containing penicillin or any antibiotic, streptomycin also. Streptomycin books में लिखा होता है, हमारे पास सामने penicillin लिखा होता है. डेफिनेटली अब आप एंटीबायोटिक वाला प्रेस करोगे तो फिर बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से मर जाएगा. तो क्या देखा, ठीक है, इसको प्रेस किया, फिर हटाया, देखा कि बहुत सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज मर गई, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अभी भी थे जो जिंदा थे, जिसको यहाँ पे शेडेड रीजन कर दिया. आई मीन बाकी सारी कॉलोनीज तो मर गई, देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये थोड़े से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और ये कौन है, रेजिस्टेंट कॉलोनीज. तो लेडबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने उन बैक्टीरिया को पता कर लिया कि जो रेजिस्टेंट हैं एंटीबायोटिक. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, that there are two types of explanations. I mean, there are two kinds of interpretations regarding this experiment. One interpretation is that what is the Lamarckian interpretation? What could be the Lamarckian explanation for this resistant bacteria? And what could be the Darwinian interpretation for this resistant colonies of bacteria? So you have read Lamarck, I have explained you. You have read Darwin also, I have explained you. The giraffe's evolution we were discussing once. What do you think? What could be the Lamarckian interpretation? क्या हो सकता है? कोई मुझे चैट पे आंसर दे, और सामने तो पल दिख रहा है, तो मैं पल को अगेन आई विल अनम्यूट एंड आई विल आस्क. Well, according to Lamarckian explanation, it may be due to the penicillin, some bacteria change their genome to survive in that condition. And what is the Darwinian explanation? Darwinian explanation will be like some bacteria were already present, those who were resistant against the penicillin, so they only survived and the others died. Okay. Let me ask others also. छावड़ा कुछ एक्सप्लेन करोगे? अनम्यूट करें तुम्हें? अभिनव छावड़ा. Can you explain your words, Mr. Chhabda?
स्वतंत्र रे, स्वतंत्र नो सर। नहीं बता पाओगे? हाँ टाइप करो छाबड़ा, व्हाई नॉट? टाइप करने के लिए मना थोड़ी किया है। सान्या सोनी का आंसर आया मेरे पास, सलोनी सिंह का आंसर आया मेरे पास। Zoya Ali has not answered till yet. Okay, Ankur Pal said that Lamarckian interpretation would be that the penicillin would have caused a change in the bacteria. Correct? Because Lamarck used to emphasize on the environment, effect of environment and new needs. है ना? तुषार अग्रवाल ने भी ये लिख के भेजा मुझे। धनंजय महेश्वरी has also answered. Good. तो सेम व्यूज हैं कि लेमार्क ने क्या सोचा होगा। लेमार्क ने के हिसाब से अगर देखें तो पेनिसिलिन, आई मीन द एनवायरनमेंट, would have caused change in the bacteria, and new need would have been developed that bacteria could be able to change itself and survive in penicillin. This acquired data was passed on to the offspring, and वही सब कहानी तो लेमार्क वाली है। And Darwin, what will Darwin say? कि already in the population of bacteria, there were some bacteria were having useful variations. Already, because Darwin emphasized on variation. In the population, variation is existing, and when the selection pressure is imposed on the population, the useful variation gets selected, and that is natural selection. अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बार एक्सप्लेन किया, अपने आप भी आंसर अपने आप ही लिख सकते हैं। डार्विन के लिए आप वेरिएशन याद रखो, लेमार्क के लिए आप एनवायरनमेंट याद रखो। अगर आप ये दो वर्ड्स याद रखोगे, लेमार्क, एनवायरनमेंट, डार्विन, वेरिएशन, तो आपको सारे आंसर एट द सेम। ठीक है, तो बाकी जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं मेरे पास, कुशाग इज राइट, अभिनव छाबड़ा इज राइट, लेकिन म्यूटेशन वर्ड को हम लोग अभिनव छाबड़ा यूज नहीं करेंगे, बिकॉज म्यूटेशन वर्ड डार्विन को भी नहीं पता था, और जो है लेमार्क को तो खैर पता ही नहीं हो सकता, क्योंकि लेमार्क को डार्विन से पहले था। ठीक है, लेमार्क की जो थ्योरी है वो 18th सेंचुरी की है, आई मीन 18th सेंचुरी की है, और डार्विन जो है वो 19th सेंचुरी के हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम वैसे तो दोनों के इंटरप्रिटेशंस मैंने आपसे पूछ लिए,
लेकिन अगर यहाँ पे बताना हो कि भाई म्यूटेशंस इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैक्टीरिया के अंदर जो म्यूटेशन है वो पहले से मौजूद था या रेप्लिका प्लेट बनाते बनाते या पेनिसिलिन एनवायरनमेंट देकर के उसमें म्यूटेशन आया, तो आंसर ये कि म्यूटेशन पहले से था. Mutations are pre-adaptive and they get selected only when the environment is changed. म्यूटेशन पहले से होते हैं. हो सकता है मुझ में कोई म्यूटेशन हो, मुझे नहीं पता. हो सकता है आप में कोई म्यूटेशन हो, आपको नहीं पता. क्यों? आपको क्यों नहीं पता, मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर सिलेक्शन प्रेशर नहीं लगा ना. अगर सिलेक्शन प्रेशर लगेगा इन्वायरमेंट का और हम में म्यूटेशन हुआ उस पर्टिकुलर चेंज के लिए, तो म्यूटेशंस आर प्री अडेप्टिव, यानी कि अडेप्टेशन से पहले ही म्यूटेशन होता है. म्यूटेशंस आर प्री अडेप्टिव एंड दे गेट सिलेक्टेड व्हेन environment is changed. ठीक है, म्यूटेशंस पहले से ही होते हैं, बस ये सिलेक्ट होते हैं जब इन्वायरमेंट चेंज होता है. और तुमको याद होगा मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था डीडी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, वो जो म्यूटेटेड मॉस्किटो उसको नहीं पता कि मेरे में म्यूटेशन है. उसे क्या पता, वो तो नॉर्मली रह रहा है उन मॉस्किटोज के साथ में रह रहा है जो जिनमें म्यूटेशन नहीं भी है. लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, डीडी का इन्वायरमेंट उसको मिला, तो बाकी सारे मॉस्किटोज मर गया और सिर्फ वो सिलेक्ट हो गया, वो बच गया. तो उसको यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाया? व्हेन द रेजिस्टेंट मॉस्किटो एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन द एनवायरनमेंट, in the change environment, that is of DDT. So only in the change environment mutation will express itself, otherwise it won't. कैसे चलेगा पता है ना? So it's only the changing environment that will make the mutated organism to get selected. तो अभी यही इसी डायग्राम, अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ, एक चीज रहेगी. ये जो आप देख रहे हो कि भाई ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कॉलोनी यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो इसमें म्यूटेशन पहले से था या बाद में आया? इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, सीधा मेन जो कॉलोनी है, मेन जो प्लेट है, उसमें से हमने बैक्टीरिया ले लिया. और हमने देखा कि यहाँ से जो हमने बैक्टीरिया लिया तो वो सरवाइव कर गया हमारे एनवायरनमेंट में, पेनिसिलिन के एनवायरनमेंट में वो सरवाइव. ये लिखा हमने इस बैक्टीरिया को जब मास्टर प्लेट से लिया तो ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गया, ग्रोथ लिखी है. और बाकी की कॉलोनीज में देखो कि वो ग्रोथ नहीं लिखी, नो ग्रोथ, यानी कि वो मर गए. इसका मतलब इस कॉलोनी के अंदर रेजिस्टेंस यानी म्यूटेशन पहले से था, क्योंकि सबसे पुरानी प्लेट कौन सी है? मास्टर प्लेट, बिकॉज बाकी सब तो प्लेट्स नहीं है. आई मीन रेप्लिका प्लेट्स आर न्यू, पेनिसिलिन प्लेट इज न्यू, तो ओल्डेस्ट प्लेट इज द मास्टर प्लेट. तो मास्टर प्लेट में ही हमने देखा क्या कि ऑलरेडी दे वर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. इट इज नॉट कि during the formation of replica plates or during the penicillin environment the bacteria was changed. No, the bacteria did not change in the environment of penicillin or during the replica plate formation. The bacteria was already having the change, है ना, from the master plate itself.
Okay, so it was mutation was present before on. It is pre-adapt. It was present before adaptation only. Okay, and expressed when the environment was. Now the other two factors which affect the Hardy-Weinberg are जीन रिकॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ तो क्रॉसिंग ओवर आप जानते हो, पैकेटीन जो पढ़ते हो आप लोग, मियोसिस में जीन रिकॉम्बिनेशन होता है. जब जीन रिकॉम्बिनेशन होता है तो एलेलिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जब एलेलिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो definitely it will create variation in the population gene pool, and hence it will result in evolution. और जो मेजर वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर, इट इज ड्यू टू जीन रिकॉम्बिनेशन. क्योंकि म्यूटेशंस तो रेयर होते हैं. म्यूटेशंस आर नो डाउट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन. नो डाउट म्यूटेशंस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन जो आप लोग पढ़ते हो. बट एट द सेम टाइम, if we see the population, then the maximum reason for the variation in the population is gene recombination. और natural selection तो आप जानते हो कि it will select only the useful variation, and hence it will change the allelic frequency, because useful variation will be selected by changing the allelic frequency, and hence it will affect the Hardy-Weinberg. जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है वो 3 टाइप का है. एक stabilizing, directional and disruptive. तो पहले पढ़ते हैं स्टेबलाइजिंग. स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन में तीन तरीके के लोग हैं. पॉपुलेशन के अंदर 3 तरीके के लोग हैं. जानवर है सपोज, एक स्मॉल, एक इंटरमीडिएट या मीडियम साइज, और या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से मीन कैरेक्टर. और एक है लार्ज साइज. तो हमारे पास पॉपुलेशन में ना 3 तरीके के इंडिविजुअल हैं. एक स्मॉल, एक मीडियम साइज और एक लार्ज साइज. इन तीनों में से अगर हम इंटरमीडिएट साइज को फेवर करते हैं, मीडियम साइज को फेवर करते हैं, अगर मीडियम साइज को हम फेवर करेंगे, तब उस सिलेक्शन को हम लोग स्टेबलाइजिंग
या फिर नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना, अगर हम मीडियम साइज को फेवर कर रहे हैं तो हम उसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलेंगे। और हम किस साइज को एलिमिनेट कर रहे हैं? हम स्मॉल साइज को एलिमिनेट कर रहे हैं। स्मॉल एंड लार्ज साइज इंडिविजुअल्स को हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। स्मॉल और लार्ज साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। रिड्यूस। स्मॉल और लार्ज साइज जिसको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं, हमने एक्सट्रीम्स को रिड्यूस कर दिया है, यानी कि स्मॉल और लार्ज साइज को हमने रिड्यूस कर दिया पॉपुलेशन में से, सिर्फ मीडियम साइज को हमने फेवर किया। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, विंग लेंथ इन हॉक। Wing length in hawk, तो एक all wings and large wings को हमने एलिमिनेट कर दिया। Small and large sized wings eliminated. Small and large sized wings eliminated. सिर्फ मीडियम साइज्ड विंग्स फेवर्ड। जो हॉक चिड़िया है उसमें 3 तरीके के पंख मिलते हैं, एक बहुत छोटे से पंख, एक बड़े से पंख और एक मीडियम साइज्ड विंग्स। तो हमने मीडियम साइज्ड विंग्स को फेवर किया और छोटे पंख और बहुत बड़े पंख को हमने एलिमिनेट कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड, एलिमिनेटेड। तो ऐसे सिलेक्शन को हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। और इसका अगर हम फिगर देखें एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके पास एनसीईआरटी सामने होगी, यू ऑल must be having NCERT in front of you, so you can see this। तो हम ये देखते हैं कि ये एक नॉर्मल हमारे पास ग्राफ है, नॉर्मल बेल शेप जो दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस पे आप ले सकते हो विंग लेंथ ले लो, जैसे मान लो कि शुरुआत की जो विंग लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, देन 35, 45 हो गई। तो इस बेल के अंदर ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो स्टार्टिंग वाला है ये एक्सट्रीम है और ये जो एंड वाला है ये भी एक्सट्रीम है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला है एक्सट्रीम वो स्मॉल साइज हो गया और जो बाद वाला है वो लार्ज साइज हो गया। तो स्मॉल साइज और लार्ज साइज तो हमने एलिमिनेट करना है। We will be eliminating small size and the large size. और हम किसको फेवर करेंगे? मीडियम साइज को। मीडियम साइज विंग्स विल बी फेवर्ड। तो ये जो इधर जो आएगा ये मीडियम साइज होगा, तो इधर से पॉपुलेशन कम कर देंगे स्मॉल साइज की, इधर से पॉपुलेशन कम कर देंगे लार्ज साइज की, तो इधर से ग्राफ पतला हो जाएगा
इधर से ग्राफ छोटा हो जाएगा, लेकिन बीच की पीक आपकी हाई रहेगी बिकॉज आपने मीडियम साइज को फेवर किया हुआ। तो अब देखो इधर से थोड़ा ग्राफ कम हो गया, इधर से भी ग्राफ कम हो गया बिकॉज स्मॉल साइज भी निकल गए यहाँ से। अगर आप ग्राफ की ये वाली डिस्टेंस देखोगे, ये वाली डिस्टेंस अगर देखोगे, दिस डिस्टेंस यू सी इट, यू कैन सी दिस, ये डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गई है, बढ़ गई इसका मतलब स्मॉल साइज को आपने एलिमिनेट कर दिया। इधर से पीछे हट गया, पीछे हट गया, तो स्मॉल साइज भी कम हो गया, लार्ज साइज भी कम हो गया, सिर्फ मीडियम साइज की आपकी पीक इंक्रीज कर रही है, सिर्फ पॉपुलेशन मेनली यहाँ पे। तो पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर मीन वैल्यू पे, मीन कैरेक्टर पे पीक इज गेटिंग हायर एंड नैरोअर, ये पॉइंट। नेक्स्ट सिलेक्शन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल में हम लोग, डायरेक्शनल को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हम एक डायरेक्शन में जाते हैं। वी यूज टू सिलेक्ट वन फिनोटाइप, या तो स्मॉल या लार्ज। अगर आप स्मॉल को फेवर कर रहे हो तो आप लार्ज को और मीडियम को रिड्यूस कर दो। अगर आप लार्ज को फेवर कर रहे हो तो आप स्मॉल और मीडियम को रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो। मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाना है, या तो या लार्ज की तरफ। अच्छा, मीडियम तो दोनों में ही चले जाएंगे, चाहे स्मॉल की तरफ जाओगे तब भी मीडियम विल बी रिड्यूस्ड, और लार्ज में जाओगे तब भी मीडियम साइज विल बी रिड्यूस्ड। तो दोनों केस में मीडियम साइज तो रिड्यूस होना ही होगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या देखा गया है कि पॉपुलेशन में दो ही टाइप के फिनोटाइप होते हैं। इस पॉपुलेशन में जिसमें डायरेक्शन सिलेक्शन चलता है, इसमें नॉर्मली दो टाइप के फिनोटाइप हम लेके चलते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। मीडियम होता भी होगा अगर पॉपुलेशन में तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और जनरली देखा है कि मीडियम होता नहीं। दो ही फिनोटाइप होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मीडियम हुआ भी तो आप इसे रिड्यूस कर दीजिए, और एक ही फिनोटाइप को, एक ही एक्सट्रीम को आप सिलेक्ट करो। वन ऑफ द एक्सट्रीम इज फेवर्ड, ऐसा कैसे? और जो एनसीईआरटी है उसमें मीन वैल्यू की बात की गई, मीन कैरेक्टर, मीन वैल्यू। जो मैंने अभी बताया था स्टेबलाइजिंग वाला, स्टेबलाइजिंग को हम लोग मीन कहते हैं। अगर आप देखोगे ना उसमें जो इंटरमीडिएट साइज है, मैंने ऊपर उसमें लिखा था कि इंटरमीडिएट और मीडियम साइज इंडिविजुअल को हम लोग मीन कैरेक्टर कहते हैं। मीन कैरेक्टर मीडियम साइज कैरेक्टर कहते हैं, जो इंटरमीडिएट साइज वाला होता है उसको। तो मीन कैरेक्टर इज फेवर्ड, तो वो हो जाएगा स्टेबलाइजिंग। तो एनसीईआरटी कहती है कि मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। सो व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर, इसका मतलब हो गया स्टेबलाइजिंग, बिकॉज मीडियम साइज इज फेवर्ड। और अगर एनसीईआरटी लिख रही है कि
more and more individuals acquire value other than mean character. मीन कैरेक्टर से हट के अगर कोई और कैरेक्टर वैल्यू ऑक्यूपाई हो रही है तो फिर वो हो जाता है डायरेक्शनल. अदर देन मीन कैरेक्टर मतलब अदर देन मीडियम साइज, दैट मींस डायरेक्शनल. एंड इफ मीन कैरेक्टर देन इट इज स्टेबलाइजिंग. और स्टेबलाइजिंग में तुम देखा कि जो बेल है वो थोड़ा सा नैरो होती है, पीक मिल गया बीच के अंदर ऊपर डायग्राम. लेकिन जो डायरेक्शन सिलेक्शन होगा उसमें आप एक साइड में जाओगे. आपकी जो इसमें लिखा हुआ है पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन. सपोज अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज इफ वी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, in this direction we move. ठीक है. Medium size individuals are favored. Medium size individuals are favored. तो आपको ऊपर वाला, और मीडियम साइज से हट के जाओगे तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन. और हम चाहें तो पीक इधर भी ला सकते हैं, स्मॉल साइज की. हम चाहे तो इस पीक को शिफ्ट करके इधर ले आए, हम चाहे तो इस पीक को यहां से शिफ्ट करके इधर ले जाएं, है कि नहीं. हम चाहें तो पीक को इधर ले आए, हम चाहें तो पीक को उधर ले जाएं. इन बोथ द केसेस वन ऑफ द एक्सट्रीम इज फेवर्ड, either small size or either large size, and the other gets reduced. And a very good example is when we favor one phenotype and reduce others, like giraffe's evolution. अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल तो आपके सामने दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म. कि भाई in the 1850s the moth favored was white and black was being reduced. That means one was favored, one was reduced. And in the 1920s, by the onset of Industrial Revolution, the black moth was favored and white moth got reduced. I mean, both the cases, one of the extreme is favored and the other gets reduced. एक को फेवर करेंगे, दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, मतलब एक दिशा में भागेंगे. तो उस दिशा के लिए फिर यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. अब इसी में एग्जांपल और भी आ जाएंगे. Heat-resistant mosquitoes, one of the mosquitoes got selected, other got reduced. Herbicide-resistant weeds, the resistant weeds are selected, the other weeds get reduced. I mean, the other weeds get eliminated because they die in the presence of herbicide, and the ones which are resistant to herbicide, they will survive. Antibiotic-resistant bacteria, same way. The resistant population will survive and the other gets reduced. तो कहने का मतलब यही है कि भाई इन वन डायरेक्शन वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वंस एंड एलिमिनेटिंग द सेंसिटिव वंस. दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन. जिराफ का एवोल्यूशन भी इसमें आ जाएगा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी इसके अंदर. Finally, we have disruptive, or we say
डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव के लिए बड़ा आसान है याद करना कि इट इज अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग। व्हेन वी से अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग, तो फिर क्या होना चाहिए? पल क्या होना चाहिए? The mean value will be reduced and the extremes will be favored. Absolutely correct and very good, very nice. You're not sleeping. So rightly said, correctly said, very promptly, good. It is opposite of stabilizing. That means the mean character is favored. Mean character is reduced. I'm sorry. Mean character is reduced. And extremes are selected. Extremes are favored. एक्सट्रीम फेवर हो रहे हैं। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? पेरिफेरल कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड। पेरिफेरल कैरेक्टर्स सिलेक्टेड। तो वही बात है ना, अब पेरिफेरी कह लो या एक्सट्रीम बोलो, एक ही बात। तो एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड। अब एक्सट्रीम के लिए मैंने आपको एक टर्म और पढ़ा दिया, पेरिफेरल। Peripheral characters are selected, या extremes are selected, mean character is reduced। तो फिर दो पीक्स मिलेंगे। एनसीईआरटी लिखती है कि we find two peaks in this graph, because एक स्मॉल का पीक होगा और एक लार्ज का पीक होगा, और बीच में जो इंटरमीडिएट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो two peaks are present in the graph of disruptive selection। इसका एग्जाम्पल हम ऐसा दे सकते हैं, सनफ्लावर पॉपुलेशन है हमारे पास। सनफ्लावर्स एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है सनफ्लावर्स एंड सनफ्लावर्स इन सैक्रामेंटो वैली, कैलिफोर्निया। और इसको स्टडी किया था एक बंदे ने, इसका नाम था स्टेबन्स। और जो आपने अभी बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ा था ना, बॉटल नेक, वो भी स्टेबन्स ने थोड़ा सा दिया है। स्टेबन्स का ही थोड़ा सा वर्क है इसमें बॉटल नेक। इस वैली में, कैलिफोर्निया की, हम ये दो एक्सट्रीम्स देखते हैं सनफ्लावर्स में। क्या कि सनफ्लावर्स ऑक्यूपाई वेट सॉइल, ड्राई सॉइल। द टू एक्सट्रीम कंडीशंस। एक बहुत सूखी मिट्टी और बहुत गीली मिट्टी में सनफ्लावर्स उगते हैं, पनपते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट सॉइल है उसमें नहीं करते। इंटरमीडिएट सॉइल पे नहीं करते ग्रो सनफ्लावर्स। ना बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी, ना बहुत सूखी मिट्टी, मतलब जो मीडियम तरीके की मिट्टी है, जो ग्रासी एरिया है, ग्रासी लैंड है, वहाँ पे सनफ्लावर्स आर नॉट फाउंड। Sunflowers are found at two extreme conditions, either in very wet soil and either in very dry soil. So two extreme conditions में मिलते हैं हमारे sunflowers in the Sacramento Valley, California. अच्छा, एक सिलेक्शन और है। हटके है थोड़ा इन तीनों से, बैलेंसिंग सिलेक्शन। बैलेंसिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि अब यहाँ पे हम वी नॉट टॉकिंग अबाउट साइजेस।
आई मीन इंटरमीडिएट साइज या मीन्स लार्ज साइज या स्मॉल साइज की बात नहीं कर रहा, फिनोटाइप की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट जीनोटाइप। अब मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, तो जब जीनोटाइप यूज करता हूँ तो फिर वहां पे बैलेंसिंग सिलेक्शन आता है। तो बैलेंसिंग में क्या है, heterozygotes are favored. हेट्रोजाइगोट्स आर फेवर्ड। अब हम यहाँ पे अब हम बैलेंसिंग में ना जीनोटाइप लेके चल रहे हैं। अभी तक हम लोग फिनोटाइप लेके चल रहे थे, स्मॉल, लार्ज, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स। अब हम लेके चल रहे हैं हेट्रोजाइगोट्स, आई मीन द जेनेटिक्स वाले। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, homozygous recessive are reduced. Only heterozygote is favored. This is called balancing selection, and don't confuse it with stabilizing, because stabilizing was intermediate size was favored, but in balancing heterozygote. In stabilizing we were selecting the intermediate phenotype, but in balancing we are selecting the genotype. And which genotype? The heterozygous genotype, because we cannot say that the heterozygous animals are medium size. We can't say that, no, क्योंकि उसमें एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, एंड डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस, तो वहां पे मीडियम थोड़ी आ जाएगा, है ना। तो वो एक अलग ही होगा, वो एक डिफरेंट चीज होगा। वहां पे अगर हम जीनोटाइप को मिक्स ना करें तो इट इज गुड। वहां पे हमने फिनोटाइप की सिलेक्शन की, we were selecting phenotype. The intermediate or medium sized phenotype was being selected in stabilizing or normalizing selection, but in balancing selection we are selecting the heterozygote. So we are emphasizing on genotype in balancing selection, but in stabilizing selection we were emphasizing on phenotype, not the genotype. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है carriers of sickle cell anemia. क्योंकि जो होमोजाइगस सिकल सेल अनीमिया वाले हैं वो तो मर जाते, और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले हैं वो मलेरिया से वैसे ही मर जाएंगे अगर मलेरिया प्रोन एरिया में हुए। तो मलेरिया प्रोन एरिया के अंदर कौन जिंदा रहेगा? कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्यों? बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। The carriers of sickle cell anemia are resistant to malaria. So in a malaria prone area, किस फीमेल के बच्चे ज्यादा होंगे? उस फीमेल के बच्चे ज्यादा होंगे, वो फर्टाइल होगी जो सिकल सेल के लिए कैरियर, क्योंकि नॉर्मल फीमेल तो मलेरिया से मर सकती है और होमोजाइगस सिकल सेल तो वैसे ही मर जाएगी। तो नेचर हैज सिलेक्टेड द कैरियर्स ऑफ सिकल सेल ट्रेट इन द मलेरिया प्रोन एरिया because they are resistant to malaria
because Plasmodium, the parasite of malaria, do not survive in sickle-shaped RBCs, and due to lack of the sickle-shaped RBCs में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा. So Plasmodium do not survive in sickle-shaped RBCs. So this trait is selected भाई, और अभी तक नेचर ने इसको रिमूव नहीं किया है. The sickle cell gene. If you find the sickle cell gene, you want to find, go to a malaria prone area. You will find वही लोग बचे हुए हैं जिनको मलेरिया नहीं होता. आप पूछ लो, पता कर लो किसको मलेरिया नहीं होता है. जिसको नहीं होता, दैट मीन्स वो कैरियर है सिकल सेल ट्रेट का. लेकिन यार यू नो HbN, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सिकल शेप हीमोग्लोबिन, यू नो 6 पोजीशन पे चेंज हो जाता है. यू स्टडी इन जेनेटिक्स. तो उन महिलाओं की प्रोजेनीज, उन महिलाओं की फर्टिलिटी उस एरिया के अंदर बहुत अच्छी होगी जिस एरिया में मलेरिया फैला होगा. सिकल सेल ट्रेट वालों की अच्छी प्रोजेनी मिलेगी. ठीक. And same thing happens with G6PD deficiency. Glucose 6-phosphate dehydrogenase. It's an enzyme. It's an enzyme, ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase, RBC का एंजाइम है. और जब ये एंजाइम नहीं होता है तो RBCs जो हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं. हीमोलिसिस. इस डिजीज को हम लोग फेविज्म भी कहते हैं. और इस डेफिशिएंसी की वजह से, ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, it's again autosomal disorder, genetical disorder. This enzyme becomes deficient. और जिन लोगों में ये deficient होता है वहाँ पे RBCs हीमोलाइज होती है, फटती हैं, बर्स्ट होती हैं. तो अगेन इसमें मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकते. So again these people are resistant to malaria. तो दो लोग रेजिस्टेंट हैं मलेरिया के लिए, एक सिकल सेल का कैरियर और एक कैरियर ऑफ दिस G6PD. तो ये जरा ध्यान रखना. दोनों एग्जांपल्स. Nature has not removed, selected. Nature has not removed. Nature has selected rather these people in the malaria-prone area. That's all. एक आपकी एनसीईआरटी में बच्चों एक टॉपिक है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. I hope that you all are having NCERT in front of you. If not, then make sure that you have NCERT. और उसमें एक टॉपिक है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन.
है ना, उसमें डायग्राम भी दिया हुआ सामने जो रखा है, ये वाला पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है। पेज नंबर इज, कोई कह रहा है 141, कोई कह रहा है 138। स्वतंत्र is saying 151 and rest people are saying 138। और 138 की उसमें जाता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ 138 खत्म हो गया वो टॉपिक, ये डायग्राम। ओल्ड बुक न्यू बुक का केस हो सकता है भाई, बट ठीक है चलो, तुम्हें 138 137 के आसपास मिल जाएगा, दैट्स इट, हिंट दे दी है, तुम अपने आप इसको देखो। तो टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ स्टोरी। और जो डायग्राम दे रखे हैं ना, उसके नीचे देखो कुछ लाइनें लिखी हुई, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो याद है, तुम देखो उसमें ये लिखा है, invertebrates are formed about 500 million years ago. Seaweeds and few plants existed about 320 million years ago. Jawless fishes evolved about 350 million years ago. ये डेटा याद करना है कि 500 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, 320 जो एनसीईआरटी लिखती है उतने मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, फिर 350 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ। ये टॉपिक तुमको एनसीईआरटी से ही याद करना, ये पूरा का पूरा टॉपिक, दिस होल टॉपिक तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो 500 मिलियन अगो पहले क्या हुआ, इन्वर्टिब्रेट आएगा, 320 पे प्लांट्स वीड्स वगैरह एग्जिस्टिंग, 350 पे यू फाइंड जॉलेस फिशेस का एवोल्यूशन, ये सब जो दे रखा है ना आप याद करोगे। और 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही एनसीईआरटी कहती कि सम फिशेस मूव्ड आउट ऑफ द वाटर with the help of fins, and in 1938 a fish was caught from South Africa, Latimeria coelacanth, lobe finned fishes। ये तुमको मैंने पढ़ाया था 11वीं कक्षा में। It was caught in 1938 Latimeria, और मछुआरों ने इसको पकड़ा था और ले गए थे इस लेडी के पास, उस लेडी का नाम था लैटिमर। वो पहचान नहीं पाई इसको, तो उसने भेज दिया किसी प्रोफेसर को, प्रोफेसर ने पहचाना कि हाँ जी ये वो मछली है जिससे शायद एवोल्यूशन हुआ है एम्फीबियंस, बिकॉज इट्स अ कनेक्टिंग लिंक। मैंने लिखवाया तुमको क्लास 11 में, और मैंने अपने नोट्स में भी इसमें भी दे रखा है कनेक्टिंग लिंक, कि लैटिमेरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, लिखा है ना। तो सब याद करोगे तो। फिर एम्फीबियंस जो अंडे देते थे, लार्वा बनाते थे बेचारे, वो पानी में थे, और जब धूप हुई गिरी, सूरज चमका, गर्मी हुई तो पानी सूख गया, तो लार्वा भी सूख गए। तो फिर एवोल्यूशन हुआ रेप्टाइल्स का, बिकॉज रेप्टाइल्स ले एग्स दैट कुड नॉट ड्राई अप इन सन, सो इट वाज एन एवोल्यूशन कि भाई अब ऐसे अंडे देने वाले जानवर आ गए जो सूखते नहीं है। And we all know that amnion began from reptilia, reptiles, birds and mammals, the three group of animals which have amniotic fluid। फिश और एम्फीबियन में तो हो नहीं सकता, बिकॉज फर्टिलाइजेशन वहाँ पे बोनी फिश में तो एक्सटर्नल होता है, और एम्फीबियन में भी एक्सटर्नली होता है, और पानी में बनता है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे वी डोंट हैव कैलकेरियस शेल, तो कैलकेरियस शेल वाला जो अंडा है वो रेप्टाइल से आएगा। उसके बाद रेप्टाइल्स वर क्वाइट डोमिनेंट अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो, डायनासोर्स वर डोमिनेंट about 200 million years ago, pteridophytes fell to form coal deposits, और 200 million years ago पहले ही some reptile entered water and converted into fish like reptiles, और एक नाम लिखा है इसमें ichthyosaurs।
some reptiles entered water and converted into fish-like reptiles. And उसमें एक example जो swords दे रखा है और वो extinct है, वो एक अलग बात है, वो extinct है. Dinosaur is not present, extinct हो चुका है. Dinosaur extinct हो गए, है ना? ठीक है. NCERT लिखती है 65 million years ago dinosaurs became extinct. The reason could be a meteorite hit or a climate change, or some say they were evolved into birds, or could be competition from mammals. I mean, the reason lies in between, we don't know. But most of the people say that meteorite hit is a reason for dinosaur extinction at that time. ऐसा मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, भाई क्या कर सकते हैं, जो मानता है वो मानता है. फिर रेप्टाइल डाउन हुए तो मैमल्स आ गए, मैमल्स अप होना शुरू हो गए. और क्योंकि मैमल्स तो इंटेलिजेंट थे, यू आर इंटेलिजेंट, you can sense and avoid danger. Mammals could sense and avoid danger because they have brains. काम करने वाले दिमाग है भी इनके पास, mammals के पास. Senses are very strong in the mammals. चलो ठीक है, खैर अलग बात है, सेंसेस और भी जगह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैमल्स के एवोल्यूशन में कुछ इंटेलिजेंस आई है. दे कैन सेंस एंड दे कैन अवॉइड डेंजर. और फिर यहाँ पे मैमल्स में सर्वाइवल रेट बहुत हाई है, because they are viviparous, they can protect their young ones in the uterus, and then after birth also the female used to care for the embryo, care for the young one. तो ये मैमल्स में देखा गया ना. और फिर हम एनसीईआरटी लिखती है कि देयर वर मैमल्स इन साउथ अमेरिका. There were mammals in South America which resemble rabbit, hippopotamus, horse वगैरह. और जब ड्रिफ्ट हुआ और साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका. देयर वर मैमल्स इन साउथ अमेरिका, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का जानवर ज्यादा इवॉल्व था. और ड्रिफ्ट से जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से टकराया है तो नॉर्थ अमेरिका का जानवर भाग के कहाँ गया? साउथ अमेरिका. और उसने साउथ अमेरिका के जानवर को रिप्लेस कर दिया, भैया तुम इतने इवॉल्व नहीं हो, हम रहेंगे. तो साउथ अमेरिकन फौना वाज ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना. लिखा उसने, आप पढ़ सकते हैं, एक स्टोरी की तरह आप इसको पढ़िए आराम से. और फाइनली उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, the most interesting story is off. The most interesting story is off. Evolution of humans. Because it has got evolution of brain, language, self-consciousness. So that makes the story of evolution of humans the most interesting. So that story will be dealt in the next class. जब मैं तुमको human evolution पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा. लेकिन आज तो मेरे सामने ये डायग्राम और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बना, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ बहुत आसान है. ध्यान सुनो, इस डायग्राम में हमें ना ऊपर से नीचे नहीं चलना है, हम नीचे से ऊपर चलना है. और हम देख रहे हैं कि प्लांट का एवोल्यूशनरी ये डायग्राम है. इसमें सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, क्लोरोफाइसी एल्गी वगैरह तुम जानते हो. फिर ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स, देन राइने टाइप प्लांट्स, देन सिलोफाइटन. और फिर सिलोफाइटन से प्रोजिम्नोस्पर्म्स, सीड फर्न्स, और फिर सीड फर्न्स से डाइकॉट एंड देन मोनोकॉट. ये ना सीक्वेंस हमें याद करनी है. We have to learn the sequence from नीचे से ऊपर. जैसे क्लोरोफाइट, ब्रैकियोफाइट एंसेस्टर, राइनिया, सिलोफाइटन, देन प्रोजिम्नोस्पर्म,
सीड वन, देन डाइकॉट और फिर बाद में मोनोकॉट। ये सीक्वेंस है। अब 4 ऑप्शन बना देगा और जंबल कर देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू select the correct sequence। और अब तुमसे मैं चीज पूछूं, जैसे कि सिलोफाइटन इज द एंसेस्टर ऑफ सी, सिलोफाइटन इज द एंसेस्टर ऑफ प्रोजिम्नोस्पर्म, ancestor of neat tails, ancestor of conifers, ginkgo, ferns, phenopsids, है ना। फिर मैं तुमसे पूछूं कि सिलोफाइटन किसका एंसेस्टर नहीं है, then what will be the answer? Silophyton is not the ancestor of, if I ask you, then what will be your answer? By seeing this diagram you can tell me। चलो आंसर तो नहीं आ रहे मेरे पास, तो मैं पूछता हूँ। आ गए लाइकोपॉड्स, ब्रायोफाइटा, जोस्टेरोफाइलम, ब्रायोफाइट, राइनिया तो आ गया। नहीं राइनिया नहीं है, हाँ राइनिया पहले, करेक्ट राइनिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइकोपॉड्स, ब्रायोफाइट, बिल्कुल सही है, सब वही आंसर आ रहे हैं, करेक्ट, वेरी नाइस। तो सिलोफाइटन ब्रायोफाइटा का एंसेस्टर नहीं है, जोस्टेरोफाइलम का और लाइकोपॉड्स का नहीं है, और डेफिनेटली सिलोफाइटन अपने से पीछे वालों का नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आया नहीं आज तक कभी, बट आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन उसमें से आज तक कुछ नहीं, कोई नहीं है। और क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम है तो क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। और तुमको तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का कि तुम कैसे पढ़ोगे। यू शुड नो द सीक्वेंस कि आप क्लोरोफाइट से ट्रैकियोफाइट पे आए, ट्रैकियोफाइट से राइना, राइना से सिलो पे आए। अब सिलो पे आते ही आप चाहो तो प्रोजिम्नोस्पर्म बना दो, आप चाहो तो नीटेल, कॉनिफर, जिंको, फर्न, फिनॉप्सिड बना दो। ठीक है, हाँ तो याद ही करना है इसको, और क्या करना है। अग्रवाल तुमको बताता रहा हूँ कैसे याद करना है। आई एम टेलिंग यू हाउ, तुम सुन रहे हो ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछा कि भाई सिलोफाइटन किसका एंसेस्टर नहीं है, तो यहाँ से याद करोगे ना, हाँ इनका एंसेस्टर नहीं है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ब्रायोफाइटा का एंसेस्टर कौन है, देन आंसर विल बी हु इज द एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्लोरोफाइट एंसेस्टर जो है वो आप देख रहे हो, दैट इज दी, बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चों ने जवाब दे दिया मुझे, गुड टू सी। तो ब्रायोफाइटा का एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइट एंसेस्टर, है ना। बस वही बात याद रखनी है हमको, ये चीज याद रखनी है हमको, बस इतना ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो तुमको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सीड प्लांट्स का एवोल्यूशन कब हुआ। इफ यू रिमेंबर, सीड प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ था कार्बोनिफेरस, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप पढ़ते। तो एक सीड वन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सीड फर्न्स का या सीड प्लांट्स का एवोल्यूशन कब हुआ है, कार्बोनिफेरस। और बाकी अगर तुम्हें अपना कुछ दिमाग लगाना हो तो तुम ये पढ़ सकते हो कि हाँ भाई साइकैड, कॉनिफर और फर्न्स जुरासिक के हैं, और नीटेल, जिंको और फिनॉप्सिड्स क्रिटेशियस के हैं। और एक बार तुमको मैं और बता दूं, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स है कि नहीं। तो जब ये जिम्नोस्पर्म्स है तो हमने पढ़ा था ना कि मीसोजोइक एरा इज द एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो वो तो मीसोजोइक में है ही, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म आता है। और पेलोजोइक में अगर आप देखोगे तो यू विल से it is all the invertebrate and the origins of the seed plants and the origin of vascular plants।
और सीनोजोइक में भी हमारे पास एंजियोस्पर्म आता है। और तुम्हें याद है क्रिटेशियस में हम एंजियोस्पर्म लेके आए थे, क्योंकि डायनासोर हमारा एक्सटिंक्ट हुआ था और हमारा एंजियोस्पर्म आ गए थे, को डाइकोट आ गया। वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। तो आप वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जितना भी आपने बॉटनी का और प्लांट का पार्ट वहाँ पढ़ा हुआ है ना, वो आप वहाँ पे याद जब करोगे तो आपको ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। It doesn't make any difference. The only thing is that we just see it कि हाँ जो वहाँ पढ़ा था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो that's it, और कुछ। और बाकी प्लांट्स के नाम से तो आप सब जानते हो ना कि कौन कॉनिफर, कौन जिम्नोस्पर्म है, कौन एंजियोस्पर्म है, कौन टेरिडोफाइट है, वो तो नेम्स आपको पता ही होता है। तो वहाँ पे तो हमने कॉमनली लिखा था कि हाँ वेस्कुलर प्लांट आ गया टेरिडोफाइट टेलुरियन में, फिर लिखा हमने कार्बोनिफेरस में सीड प्लांट आ गया जिम्नोस्पर्म्स, फिर पढ़ा कि मीसोजोइक में जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट थे, फिर पढ़ा सीनोजोइक में एंजियोस्पर्म डोमिनेंट। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे याद किया हुआ है, तो इट इज नॉट इजी। द थिंग इज दैट कि हाँ ये सीक्वेंस एक बार को तो याद करनी पड़ेगी, और जब याद करके एक बार याद कर लोगे और फिर उसको अगर रेगुलरली रिवाइज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि भूलोगे, नॉट डिफिकल्ट। फाइनली एक और डायग्राम हमारे पास, छोटा सा ही है, इसको देख लेते हैं। ये एनिमल्स का है, प्लांट का पढ़ लिया, एनिमल का देख लो। ये भी पढ़ाया हुआ मैंने तुम्हें, वैसे तो डायनासोर वाले ट्री में पढ़ाया था काफी कुछ इसमें से। ये अर्ली रेप्टाइल है, और इस अर्ली रेप्टाइल से ना 2 रेप्टाइल्स निकले। इस अर्ली रेप्टाइल से 2 रेप्टाइल्स निकले, 2 ग्रुप्स, एक सोरोप्सिड्स, एक साइनैप्सिड्स। अब साइनैप्सिड वाले जो है ना, उसकी लाइन तो इधर बढ़ रही है towards pelycosaurs, then towards therapsids, and then towards mammals. यानी मैमल को जो रेप्टाइल बनाएगा वो कौन होगा? साइनैप्सिड्स वाला जो लाइन है, सोरोप्सिड वाला नहीं। To be very clear, Sauropsid is not the ancestor of mammal. Synapsid is the ancestor of mammal. Synapsid से बनेगा Pelycosaurs, Pelycosaurs से फिर Therapsid, और फिर Therapsid से फर्दर आ गया mammal। तो तुमसे अगर पूछे कि which is the immediate ancestor of mammal, अगर आपसे पूछे कि the reptile which is the immediate ancestor of mammal, तो आप क्या बताएं? करेक्ट, कुशाल अग्रवाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और अब इनको समझ में आता है। तो द आंसर इज नहीं, इमीडिएट पूछा था मैंने, द आंसर इज थेराप्सिड्स, बिकॉज थेराप्सिड, यस। साइनैप्सिड तो पहले थे ना, मैंने इमीडिएट का बात करा। इमीडिएट का मतलब होता है एकदम जस्ट पहले, एकदम जस्ट पहले। ओके, नॉट साइनोसोनी। इमीडिएट का मतलब होता है एकदम जस्ट पहले। तो एकदम जस्ट पहले कौन है? थेराप्सिड। साइनैप्सिड इज द एंसेस्टर ऑफ मैमल, करेक्ट, बट इमीडिएट पूछेगा तो आंसर थेराप्सिड होगा। ये याद रखना है साइनोसोनी। और बाकी जो सोरोप्सिड वाले हैं, आप उनकी लाइन देख सकते हो। ये देखो, सोरोप्सिड से इधर से निकल गया टर्टल, फिर ये लाइन जा रही है टुवर्ड्स लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, फिर ये लाइन जा रही है थीकोडॉन्ट्स। थीकोडॉन्ट्स आर गिविंग राइज टू क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड्स। ठीक है, और बीच में एक लाइन कट गई टुवर्ड्स टुआटारा। टुआटारा इज स्फीनोडॉन, द लिविंग फॉसिल, न्यूजीलैंड का एनिमल है, बताया था मैंने। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, रिंकोसिफेलिया का मेंबर है, क्लास रेप्टिलिया में मैंने आपको पढ़ाया। टुआटारा, एनिमल ऑफ न्यूजीलैंड। तो अब इन सब के एंसेस्टर कौन है? सोरोप्सिड रेप्टाइल्स हैं।
एंड सोरोप्सिड मैमल का रेप्टाइल नहीं, मैमल का एंसेस्टर नहीं। अब थीकोडॉन्ट वाले केस में देखोगे ना, तो थीकोडॉन्ट से सीधा कौन बना? क्रोकोडाइल। और फिर क्रोकोडाइल और डायनासोर का एंसेस्टर देखो कॉमन है, और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं डायनासोर ट्री में कि अर्ली रेप्टाइल उसी से बन रहे थे डायनासोर, और उसी से बना था क्रोकोडाइल, टिरानोडॉन एंड आर्कियोप्टेरिक्स, इफ यू रिमेंबर। मैंने आपको नोट्स में फोटो खींच के दी है वैसे वो, ठीक है ना। तो वो यहीं पे चीज आ गई है, ये कॉमन एंसेस्टर है, इससे क्रोकोडाइल भी बन गया, इससे डायनासोर भी बन गया, और यहीं से एक लाइन निकल रही है टुवर्ड्स बर्ड्स। तो अब देखो यहाँ पे बर्ड्स का एंसेस्टर और डायनासोर का एंसेस्टर कॉमन है कि नहीं? तो तुमसे पूछेगा कि बर्ड्स आर नियरर टू क्रोकोडाइल या बर्ड्स आर नियरर टू मैमल्स, बर्ड किसके नजदीक है? तो सीधी सी बात है, अब जब यहाँ पे इस लाइन को देख रहे हैं तो दिस मेक्स अस श्योर कि बर्ड्स आर नियरर टू क्रोकोडाइल एंड डायनासोर। अब अगर लिविंग पूछेगा तो क्रोकोडाइल, तो कभी कभी ना देखो बर्ड्स आर नियर टू क्रोकोडाइल एंड डायनासोर होता है, अभी तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं बर्ड्स इज नियर टू विच लिविंग एनिमल, तो उसमें डायनासोर भी लिखा होता है। बच्चे कहते हैं सर वो तो वहां पे डायनासोर भी आ रहा था, लेकिन हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें लिविंग लिखा हुआ था, तो लिविंग में तो क्रोकोडाइल आ जाएगा। तो बर्ड्स आर नियर टू क्रोकोडाइल्स एंड डायनासोर, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, क्रोकोडाइल्स आर लिविंग डेफिनेटली, एंड नॉट टू दी मैमल। मैमल का तो रेप्टाइल ही अलग है, उसका चिड़िया से कोई भी लेना देना। ये डायग्राम्स हमको ऐसे याद करने का तरीका बताते हैं, है ना। हमको सिर्फ समझना होता है, हम समझ जाएं कि बस इंसेस्टर हमारा कॉमन एंड ऑल, तो बस हमें क्लियर हो जाता है। और हाँ, ये एक सीक्वेंस जरूर याद करनी है, जो मैमल वाली सीक्वेंस बताइए वो जरूर याद कर लेना कि अर्ली रेप्टाइल, साइनैप्सिड, हेलिकोसॉर्ड्स, थेराप्सिड एंड देन मैमल्स। अब इसी को जंबल कर देंगे, देन यू विल गेट दी ऑप्शंस। सीक्वेंस आपको ऐसे करके याद करना। आई होप समझ गए आप सब, सीक्वेंस याद करनी है। और बाकी सीक्वेंस आप देखें ना, सोरोप्सिड वाली अर्ली से सोरोप्सिड आएगा, सोरोप्सिड से फिर इधर थीकोडॉन, थीकोडॉन से फिर यू विल गेट क्रोकोडाइल या डायनासोर। तो वो बस हल्का सा एक डेविएशन है, मतलब थीकोडॉन्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना। बस ये छोटी सी बात थी जो डिस्कस करनी थी फॉर टुडेज लेक्चर। एंड Tuatara and Komodo dragon is different. Komodo dragon is a lizard. Komodo dragon is Varanus komodoensis. So lizard है, and Tuatara is a member of Rhynchocephalia. Rhynchocephalia Rhynchocephalia जो है it's a order है, ये सब क्लास ऑर्डर है ये, और इसमें you will get Tuatara, न्यूजीलैंड का एनिमल, उससे अलग है ये, it's not Komodo dragon। ठीक, एक क्वेश्चन मुझसे जोया अली ने पूछा है। आई होप जोया अली राइट नाउ हियर। जोया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जोया, यस सर। जोया अली का एक क्वेश्चन है, बाकी सबके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कि evolution of Earth took place about 4,500 million years ago, and then life originated 500 million years after the formation of the Earth। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, जो है मैंने पहले डिस्कस किया है वैसे, लेकिन आप लोग भूल जाते हो एक्चुअली, वो एक अलग बात है। तो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर, अगर आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखोगे तो फिर लाइफ की जो ओरिजिन है वो लगभग आपको जो रिजल्ट देगी दैट विल बी 4 बिलियन ईयर्स अगो। एम आई राइट जो है? यस सर। और अगर आप देखते हो, इफ यू सी दी दूसरा वाला जो नीचे एक स्टेटमेंट दे रखा है, जो नेक्स्ट पेज पे भी गया हुआ है, कि
the non-cellular form of life would have formed about 3 billion years ago and first cellular form of life would not have evolved till about 2 billion years ago ना, ये भी है। तो उसको देखें तो फिर इसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है यार कि एक बार एनसीईआरटी बोल रही है 2 बिलियन ईयर्स अगो और एक बार एनसीईआरटी बोल रही है 4 बिलियन ईयर्स अगो। दोनों में क्या सही है? अब दोनों ही सही हैं, आपको पहले बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे पास, मैंने बताया था, हमारे पास जो ओल्डेस्ट फॉसिल है इस समय साइनोबैक्टीरिया का, वो तो 3.5 बिलियन हाँ 3.5 और 3.8 का दे रखा है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ओल्डेस्ट फॉसिल की तरह बात करोगे तब आप फिर 4 बिलियन ईयर्स अगो वाले पॉइंट को सही मानने लग जाओगे, बिकॉज आपके पास फॉसिल है और फॉसिल का प्रमाण है, एविडेंस है आपके पास, ठीक है। लेकिन जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो फॉसिल हमको मिलता है साइनोबैक्टीरिया का, वो बताता है कि भाई 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले साइनोबैक्टीरिया थे। और जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन कहती है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव पॉसिबली इवॉल्व्ड टिल अबाउट 2 बिलियन ईयर्स। तो दो इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन, एक नई इन्वेस्टिगेशन। तो पुरानी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे देन it will be 3.8 billion years ago या 4 billion years ago according to the fossil which we have got, stromatolites जो हमारा फॉसिल है साइनोबैक्टीरिया का, उसके थ्रू हम ये पॉइंट बोलते हैं। और नहीं तो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं हम लोग। तो बातें दोनों ही सही हैं, एक फॉसिल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के हमको दोनों ही सही मानना है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे टेस्ट में लिख करके आएगा या हमारे जो एग्जाम में लिख करके आएगा तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करके आंसर करना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट आ जाएंगे, दोनों आएंगे तो ऑल ऑफ दीस कर देंगे, और अगर चूज करने के लिए आएगा तो कोई ना कोई तो एक सही होगा और बाकी तीनों गलत नहीं होंगे। तो ये चीज हमारे पास हमें याद करने की, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम। और ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट्स देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन साइज। हाँ तो इंक्रीज तो हुआ था साइज में, क्योंकि हाइट तो है एक्चुअली क्या, मेरे को वो कंफ्यूजन हो रही थी कि उसके साथ लिखा है कि विद ओकेजनल डिक्रीज, क्योंकि तो साइज तो इंक्रीज हो रहा है, कुछ स्पीशीज जो डाइवर्ट हुई थी ना, जैसे कैलिपस वगैरह है, और जो स्पीशीज डाइवर्ट हुई थी ना, कुछ जो स्पीशीज की लाइंस, उसमें से और भी स्पीशीज हैं जो हमने शो ही नहीं करी उसके अंदर। कुछ स्पीशीज वहां से डाइवर्ट करके निकली हैं, जैसे कैलिपस नहीं निकला हुआ एक बाहर की तरफ निकल के सोया, उसमें कुछ स्पीशीज और भी बाहर निकली थी जो ब्लाइंडली एंड हो गई, उनमें साइज का डिक्रीज भी देखा गया। तो फिर इसीलिए बोल दिया, इसलिए जनरल डिक्रीज बोल दिया, उसको ब्रैकेट में लगाते हैं। जैसे कि अभी आप आगे ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना जोया, यस सर, तो उसमें क्रेनियल कैपेसिटी पहले इंक्रीज करती है और फिर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाती है। हाँ तो फिर वो दोनों बातें आ गई ना। लेकिन फिर भी हम लोग लेमैन लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, और हॉर्ट्स में पढ़ते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, हाइट। ओके, और कोई डाउट है आपका इसमें? नो सर, सर यही डाउट है। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि इसको मैं फेस टू फेस बता दूंगा, ज़्यादा बेटर होगा रादर कि इसमें मैं अपना कोई वॉइस इनपुट देता हूँ ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर then I leave the class. Thank you so much. Take care. Bye bye. Okay. You will be having a test कल। अभी एक टेस्ट होगा अभी तुम्हारा 9 से 10, है ना? तुमको बताया था मैंने, अभी बहुत जल्दी होगा, थोड़ा सा तैयारी रखो, ठीक है ना? हाँ सर, उस दिन जो टेस्ट था ना उसमें एक क्वेश्चन का थोड़ा मतलब मैग्नीफाई हो गया था इस क्वेश्चन का जो फोटो था, तो इसलिए ऑप्शंस दिख नहीं रहे थे, एक ही क्वेश्चन था ऐसा। उसमें फिर अपने मतलब जो उसको मोबाइल के ऊपर टिल्ट करके देखा करो हॉरिजॉन्टली समथिंग या। सर बाकी तो सही थे, लेकिन वही एक ही था वैसा।
और वो कुछ मूव भी नहीं हो रहा था। अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा उन्हें, आई टेल द अथॉरिटीज कि भाई देखें क्या था।